तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हीमोस्टैटिस के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हीमोस्टैटिस के बारे में, थोड़ा लॉजिक समझते हैं। अगर आपको कभी भी चोट लगी होगी तो इस तरीके से ब्लड निकलता हुआ आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं कि हमारे जहाँ पे चोट लगी रहती है इस तरीके से क्लॉट हो जाता है, ब्लड आके जम जाता है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम हीमोस्टैटिस बोलते हैं। हीमोस्टैटिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, या बोल सकते हैं ब्लड का रुकना ही बोलते हैं हम, हीमोस्टैटिस बोलते हैं। तो हमारा जो हीमोस्टैटिस होता है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस स्टैटिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टैटिस का मतलब होता है स्टॉपिंग, या बोल सकते हैं स्टॉप। तो हमारा जो हीमो स्टैटिस है एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारे बॉडी में जो ब्लड है वह स्टॉप हो जाता है या रुक जाता है या क्लॉट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टैटिस बोलते हैं। और ये हीमोस्टैटिस की प्रोसेस तब होती है जब हमें कहीं पे चोट लगती है या हमें कहीं पे कट लगता है, तब यह हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, नहीं तो यह प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। आगे सिखाने वाला हूँ आपको कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है, सारी चीज़ें डिटेल में, और आपको कई सारे ट्रिक भी देने वाला हूं जिसके वजह से आप बहुत ही आसानी तरीके से सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, जो हीमोस्टैटिस होता है इसको हम ब्लड कोगुलेशन भी बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, या ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब भी होता है ब्लड का थक्का जमना। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, हीमोस्टैटिस इज ए प्रोसेस, मतलब कि हीमोस्टैटिस एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच द बॉडी स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है ये क्या करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है या रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस करना का मतलब होता है कि कम करना, ठीक है। व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है या हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, तो आप ऐसे सिंपल तरीके से डिफिनेशन बताएंगे, जब हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है या हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है इस तरीके से, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो जो हमारा ब्लड निकल रहा है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है इस तरीके से। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो समझ गए डिफिनेशन, मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा गया है, हीमोस्टैटिस अकर्स व्हेन ब्लड इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्लड वेसल। इसके कहने का मतलब होता है कि जो हीमोस्टैटिस होती है यह तब होता है कि जब हमारा ब्लड है या हमारी जो नसें होती है नसों के बाहर आता है, इस तरीके से जब बाहर आने लगता है तब हमारी हीमोस्टैटिस की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक चोट लग गई, अब चोट लग गई तो इस इन नसों से हमारा क्या निकलने लगेगा, हमारा ब्लड निकलने लगेगा। तो ब्लड निकलने लगेगा जब नस के बाहर निकलने लगेगा, वेसल्स के बाहर निकलने लगेंगी, तब हमारी हीमोस्टैटिस की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। इसमें कई सारे हमारे फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहलाते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हीमोस्टैटिस मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो आई होप आपको हीमोस्टैटिस होती क्या है मैंने बता दिया। हीमोस्टैटिस का मतलब होता है कि रुधिर का मतलब कि ब्लड का थक्का जमना बोलते हैं हम, हीमोस्टैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला लिखा गया है, स्टेप्स आर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रुधिर का थक्का बनने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं। तो टोटल जो होते हैं 3 स्टेप शामिल होते हैं। पहला हमारा आता है वेसिकुलर स्पाज्म, मतलब कि ब्लड वेसल्स का पतला होना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेस्कुलर स्पाज्म, जिसको हम वैसो कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। अगला हमारा जो प्रोसेस आता है प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लड है, यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, हमारी ब्लड यहाँ पे हमें कट लग गया है जिसके वजह से हमारा ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ब्लड प्लैक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसा ऐसा जाल बन जाएगा जिसके वजह से हमारा ब्लड निकलना बाहर बंद हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। तीसरा आता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, यही हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग जो हमारा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे होता है उसके बारे में आप डिटेल बताइए। तो ये हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, आपको पूरे जीवन में भी नहीं बोलेगा। तो आइए समझते हैं तीनों मैकेनिज्म के बारे में। जो हमारा पहला मैकेनिज्म आता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलर स्पाज्म, ठीक है। अगर आपको कभी भी चोट लगा होगा इस तरीके से, मान लीजिए चक्कू से
आपके हाथ क्या हो गए, कट गए। अब अगर हाथ कटे तो उसमें हमारी क्या होती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स भी कट जाएंगे। जैसे ही ब्लड वेसल्स कटेंगी तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, अपने आप को पतला कर लेती है, अपने आप को सिकुड़ लेती हैं। जब हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो हमारा जो ब्लड है यहाँ से कम निकलने लगेगा, उसी को बोलेंगे हम वैस्कुलर स्पाज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है पतला होना, वैसो का मतलब होता है वेसल्स। वेसल्स जब हमारी क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, अब इसमें क्या हो रहा है, आपका ब्लड क्या हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी गलती की वजह से, आपकी बदमाशियों की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे छोटा सा कट लग गया है। अब जब कट लग जाएगा क्या होगा कि यहाँ से आपकी ब्लड इस तरीके से निकलने लगेंगे। जब ब्लड निकलने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कोगुलेशन मतलब कि जो क्लॉटिंग की एक्टिविटी है, जो क्लॉटिंग हीमोस्टैटिस की जो प्रोसेस हो, वो हमारी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहला आता है हमारा वैस्कुलर स्पाज्म। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी ब्लड वेसल्स रहेंगी ये अपने आप को क्या करेंगे, इस तरीके से पतली कर लेंगी। इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से पतली। यहाँ पे पहले देख सकते हैं इतनी चौड़ी थी, जैसे ही कट लगा एक क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, इस तरीके से पतली कर ली। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वैस्कुलर स्पाज्म कहलाता है। तो समझ गए आप। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि यह हमारा ब्लड क्लॉटिंग का सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती है, अपने आप को तुरंत ही नैरो मतलब कि पतली कर लेती हैं, जिसके वजह से हमारा ब्लड फ्लो क्या होता है, वह हमारा रिड्यूस हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है। समझ गए। अब दूसरा हमारा जो मैकेनिज्म आता है, प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। प्लैक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, आपको मैंने बताया था कब, जब पहले वीडियो मैंने यूनिट 3 का पढ़ाना स्टार्ट किया था, वहाँ पे मैंने प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, अब यहाँ पे कट लग गया, जैसे ही कट लग जाएगा तो यहाँ पे ब्लड्स निकलना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगी और क्या करेंगे, ये आके जहाँ पे कट लगा रहेगा इस तरीके से आके यहाँ पे एग्रीगेट मतलब कि इकट्ठा हो जाएंगे और एक जाल जैसा बना लेंगे। जब यहाँ पे एक जाल जैसा बना लेंगे तो हमारा यहाँ से ब्लड जो है निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लैक फॉर्मेशन। प्लैक का मतलब होता है कि एक जाल जैसा बनना, उसको हम बोलते हैं प्लैक बोलते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो यहाँ पे लिखा गया है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में प्लेटलेट एग्रीगेट, इसमें प्लेटलेट जो होती हैं, जो एक तरीके की ब्लड सेल होती हैं, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे जहाँ पे चोट लगी रहती है वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। जब इकट्ठी हो जाएंगी और ये क्या कर देंगी, फॉर्म कर देंगी प्लैक फॉर्म कर देंगे, एक जाल जैसा नेटवर्क फॉर्म कर देंगी। और ये क्या करता है कि जहाँ पे चोट लगी रहती है मतलब कि डैमेज एरिया को क्या करेगा, पूरे तरीके से बंद कर देगा। जब डैमेज एरिया जहाँ से ब्लड हमारा निकल रहा था वहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तो हमारा जो ब्लड है वह भी निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए हमारा जो तीसरा यहाँ पे प्रोसेस आता है क्या, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग भी इसको हम बोलते हैं। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने कई जगह आपको नंबर दे दिए हैं, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, या आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को तुरंत जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। समझ गए। आइए समझते हैं ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, जो हमारा तीसरा मैकेनिज्म आता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मतलब कि 3 तरीके से हमारी जो ब्लड है वह हमारे क्या, निकलना बाहर बंद होते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा वैस्कुलर स्पाज्म, दूसरा पढ़ा आपने क्या, ब्लड प्लैक फॉर्मेशन, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग। ये तीसरा हमारा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारी होती है फाइब्रिन होती है, ठीक है, अभी आपको बताते हैं। एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर होता है फाइब्रिन, जो एक तरीके का इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। मतलब कि ये हमारा घुलने वाला प्रोटीन नहीं होता है कि ब्लड की वजह से हमारे घुल के बाहर निकल जाए। मतलब कि ये इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, जो क्या करती है, एक नेटवर्क जैसा, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेंगी, जिसके वजह से हमारा क्या बन जाएगा,
जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट का मतलब होता है थक्का जमना। थक्का जब जम जाएगा तो हमारी ब्लड जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया, इस तरीके से कट लग गया। अब यहाँ पे कट लग गया तो यहाँ से ब्लड हमारा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे फाइब्रिन होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं, आके यहीं पे जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जहाँ पे चोट लगी रहेगी वहाँ पे आके इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे। जब आके इकट्ठा हो जाएंगे और ये हमारे इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो जहाँ पे हमारा चोट लगा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब हमारा बंद हो जाएगा तो हमारा ब्लड भी बाहर निकलना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो हमारा कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है, जिसके वजह से हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बाहर निकलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। वो हमारा तो टोटल जो होते हैं 13 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और 3 पाथवे इसमें, मतलब कि 3 पाथवे इन्वॉल्व होंगे और 13 फैक्टर टोटल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो 13 फैक्टर मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। कितने फैक्टर नंबर हैं, फैक्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे आपको याद रखना है। अगर नाम नहीं याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बस आपको ये नंबर याद रखने हैं। मैंने बोला कि टोटल कितने होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां फैक्टर, 9वां, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर में ही इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर का नाम दिया गया है, मतलब कि जो क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है इसका नाम क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, जो एक तरीके का इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। दूसरा जो हमारा होता है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन होता है। तीसरे का नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। चौथे का नाम होता है कैल्शियम फैक्टर होता है। पांचवे का नाम जो होता है लेबाइल फैक्टर होता है। और छठवें का नाम होता है, मतलब कि छठवें का अभी खोजा ही नहीं गया, ठीक है। छठवें को आपको ध्यान में रखना है, छठवें को अभी हमारे साइंटिस्ट साहब ने नहीं खोज लिया है। अगर आप खोज लेते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होता है, ठीक है। फिर अगला हमारा जो फैक्टर आता है 7वां फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल फैक्टर, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा 8वां फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। अगला हमारा जो फैक्टर आता है 9वां फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टमास फैक्टर बोलते हैं। अगला हमारा जो आता है फैक्टर नंबर 10, जिसको स्टूरेट प्रॉवर फैक्टर बोलते हैं। फिर अगला हमारा जो आता है 11 फैक्टर नंबर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। अगला जो हमारा आता है 12वां फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं हेजमैन फैक्टर बोलते हैं। और लास्ट जो हमारा आता है फैक्टर नंबर 13, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन फैक्टर बोलते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये फैक्टर के नाम आपको याद रखने हैं और फैक्टर नंबर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें अभी आगे आपको काम आने वाली है। मैंने बोले कि इसमें टोटल 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर, और टोटल 3 पाथवे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड बाहर निकलना बंद होता है जब हमें चोट लग जाती है। अब आइए आगे समझते हैं तीनों पाथवेज के बारे में। यही हमारे एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला जो हमारा पाथवे आता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, और तीसरा आता है हमारा कॉमन पाथवे। क्यों बोलते हैं अभी आगे आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए आराम से। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे हमारा तब एक्टिवेट होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये हमारी अंदर तक पूरी कट जाती हैं, तब हमारा इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हमारा था एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर साइड, मतलब कि जब हमारे टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, मतलब कि ब्लड वेसल्स के सिर्फ ऊपर साइड में थोड़ा मोड़ा कट लगा रहेगा, तब हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तीसरा आता है हमारा कॉमन पाथवे आता है। अभी आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। तो कॉमन पाथवे मतलब कि ऐसा पाथवे होता है जहां पे हमारे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों पे एक जगह सेम आते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉमन पाथवे बोलते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें जो थ्योरीज लिखी गई हैं सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे
हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। मैंने बोला कि जो इंट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब हमारा जो ब्लड वेसल्स होती है पूरी अंदर तक इस तरीके से कट जाती है, पूरी अंदर तरीके से कट जाएगी। जैसे ही कट जाएगा तुरंत हमारे ब्लड के अंदर रहता हमारा प्लाज्मा प्लेटलेट्स रहती हैं। तुरंत हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे हमारे प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, ये क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर नंबर 12 रहते हैं उसको तुरंत क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। A4 होगा यहाँ पे, एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही हमारे फैक्टर नंबर 12 यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अब ये हमारे 12 नंबर फैक्टर क्या कर देते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर होता है फैक्टर नंबर 11, उसको क्या कर देगा, तुरंत एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर नंबर 11 क्या हो चुका है, एक्टिवेट होता है। सारे फैक्टर के बारे में मैंने ऊपर नाम बता दिया है, वहां से ऊपर लिख लीजिएगा नाम, ठीक है। अगर एग्जाम में नाम नहीं लिखते तब भी आपके सारी चीजें सही मानी जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारे फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट होते हैं, अब ये क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर नंबर 9 होते हैं उसको क्या करेंगे, तुरंत एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे फैक्टर नंबर 9 हमारा क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही हमारे फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट हो जाते हैं, अब ये हमारा फैक्टर नंबर 9 क्या करेगा, जो हमारा फैक्टर नंबर 10 होता है उसको क्या कर देगा, तुरंत एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पे हमारा फैक्टर नंबर 10 हो गया है एक्टिवेट। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाना है। अब आप समझेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे, मैंने बोला कि एक्सट्रिंसिक पाथवे तब हमारे स्टार्ट होते हैं जब ऊपर साइड में क्या लगे रहते हैं, इस तरह तरीके से हल्के कट लगे रहते हैं, मतलब कि जब हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं। जैसे ही टिश्यू डैमेज होंगे तो तुरंत हमारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर जो हमारे फैक्टर नंबर 7 रहते हैं, फैक्टर नंबर 7 तुरंत क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर नंबर 7 हो चुका, हमारा एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही हमारे फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या कर देगा, जो हमारा फैक्टर नंबर 10 होता है उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। किसके प्रेजेंस में, जो हमारे फैक्टर नंबर 5 होते हैं और जो हमारे कैल्शियम होते हैं इनके प्रेजेंस में क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर नंबर 10 को 10A में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया यहाँ पे भी, और देख सकते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में भी यहाँ पे आ चुका है हमारा फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो चुका। मतलब कि दोनों में क्या हो रही है, यहाँ पे दोनों चीजें देख रहे हैं, दोनों में सेम हो रही है। अब इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉमन पाथवे बोलते हैं। इसी के आगे जो भी प्रोसेस होंगी दोनों में सेम होंगी। दोनों में सेम क्या होंगी, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि 10 नंबर फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होंगे, ये क्या करेंगे, जो हमारे फैक्टर नंबर 2 रहेंगे उसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे जो फैक्टर नंबर 2 रहते हैं इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, प्रोथ्रोम्बिन लिख दिया, ठीक है। तो फैक्टर नंबर 2A का नाम होता है क्या, थ्रोम्बिन इसको बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बिन बोलते हैं। तो ये जो होते हैं मतलब कि किसके प्रेजेंस में होते हैं, थ्रोम्बिनेज एक एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में हमारा थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। जैसे ही हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा थ्रोम्बिन क्या करता है कि जो हमारा फैक्टर नंबर फर्स्ट रहता है फाइब्रिनोजन, जिसको फैक्टर नंबर फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन बोलते हैं। ये हमारा फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि 1A में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो ये हमारा जो फाइब्रिन रहता है एक तरीके का हमारा इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। यहाँ पे जो हमारा फाइब्रिनोजन रहता है ये हमारा सॉल्युबल रहता है, लेकिन ये हमारा जो फाइब्रिन है ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। और यही क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे चोट लगी रहती है वहीं पे क्या होते हैं, इस तरीके से जाल जैसा बना लेते हैं, और जिसके वजह से हमारा ब्लड बाहर निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे पाथवे काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए आपको समझा देते हैं कैसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा कर दिया हूँ, खुद को भी छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं आपको ट्रिक क्या याद रखनी है। सबसे पहला बस नंबर ही आपको याद रखने हैं। नंबर क्या याद रखना है, 12, 11, 9, ठीक है। इतना आप याद रख लेंगे, 12, 11, 9, 10, इतना आप याद रख लेंगे, ठीक है। इतना आपको पहले याद रखना है, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया कि हमारे जो 12 फैक्टर रहेंगे ये हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म खुद याद कर लेंगे। मतलब कि 12 क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब कि आगे ए लगा देंगे। अब हमारा फैक्टर नंबर 11 है, ये हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमारा फैक्टर नंबर यहाँ देख सकते हैं 9 एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। फिर हमारा फैक्टर नंबर 10 हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। इतना याद कर लेंगे। अब इतना याद करने के बाद आपको थोड़ा और याद करना है, 2, 1, ठीक है। कितना याद करना है, 2, 1,
13, ठीक है, 2 1 13 इतना याद करना है, ठीक है। जैसे ही आप इतना याद कर लेते हैं, ठीक है, आपको इतनी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, इतनी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए दूसरे के लिए, एक्सटेंसिव के लिए आपको क्या याद करना है, सिर्फ आपको याद करना 7 10 याद करना है, 7 10 यहाँ पे, क्योंकि 7 फैक्टर हमारा एक्टिवेट हो रहा है, फिर हमारा 10 यहाँ सकते हैं, देख सकते हैं 10 एक्टिवेट हो रहा है, फिर और जो सारी चीजें इसमें हो रही हैं नीचे, यहाँ पे इसमें भी नीचे हो रही हैं, तो दोनों में सेम है। इस तरीके से आसानी से इसको याद कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हमारे जो जैसे हमारा इंट्रिंसिक पाथवे तब स्टार्ट होता है जब हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी अंदर से डैमेज हो जाती हैं। जैसे ही अंदर से डैमेज होंगी तुरंत हमारा क्या होगा, 12 नंबर फैक्टर जो होगा ए एक्टिवेट हो जाएगा। ए फॉर हो गया हमारा एक्टिवेट, लास्ट में ए लिखा गया। फिर हमारा फैक्टर नंबर 11 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमारा 9 नंबर फैक्टर जो होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर 9 नंबर जो फैक्टर हैं इसको एक्टिवेट कौन करेगा, जो हमारा फैक्टर नंबर आता है, फैक्टर नंबर 8 वाला क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, हमारे फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा 10 एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फैक्टर नंबर 2 आता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो हमारा यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन है, जो उसको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल प्रोटीन, सॉरी सॉल्युबल प्रोटीन बोलते हैं, ये हमारा सॉल्युबल प्रोटीन फिर इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा फाइब्रिन क्या करता है, यही हमारा बनाता है क्रॉस लिंकेज, मतलब कि यही हमारा क्लॉट बनाता है जिसके वजह से हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं एक्सटेंसिव पाथवे कैसे काम करता है। यहाँ पे जैसे ही हमारा क्या होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे, ठीक है, टिश्यू डैमेज हुए तो हमारा फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो फैक्टर नंबर 10 है ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीजें क्या हो रही, सेम हो रही, दोनों में यही हो रहा, इसलिए इसको बोल दिया गया कॉमन पाथवे बोल दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें जो आपने इसमें पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पे नीचे लिखा गया है, मतलब कि दोनों में सेम है, इसी को बोला गया कॉमन पाथवे बोला गया। अब आइए समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। मैंने बोला कि इंट्रिंसिक पाथवे तब होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जब हमारे ब्लड वेसल्स अंदर तक डैमेज हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, अब ये हमारे ब्लड वेसल्स में कट पूरे अंदर तक लग चुका है, तो हमारा तब स्टार्ट होता है, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट व्हेन ब्लड वेसल्स डैमेज इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, मतलब कि जब हमारी ब्लड वेसल्स अंदर तक डैमेज हो जाती हैं तब हमारा इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में समझते हैं कि जैसे ही हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब जैसे ही अंदर तक कट लगेगा तुरंत क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है ये हमारे किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो हमारे कोलेजन फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर कहाँ पे होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे ऊपर हमारे होते हैं कोलेजन फाइबर, इसके कांटेक्ट में जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स ब्लड आते हैं, जैसे ही ब्लड आएंगे तुरंत यहाँ से रिलीज होगा हमारे फास्फोलिपिड रिलीज होंगे, ठीक है। फास्फोलिपिड कैसे रिलीज होंगे, हमारे प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं। मैंने ऊपर बताया जैसे हमें कट लगती है तुरंत हमारे क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, प्लेटलेट्स सबसे पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, और यही प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं, हमारे फास्फोलिपिड को निकालते हैं। जैसे ही हमारे फास्फोलिपिड यहाँ से निकलेंगे तुरंत हमारे फैक्टर नंबर जो 12 है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये हमारे फैक्टर नंबर 12 क्या करते हैं, एक्टिवेट जैसे हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर नंबर 11 होते हैं इसको एक्टिवेट कर देगा, और हमारा फैक्टर नंबर 11 किसको एक्टिवेट कर देता है, जो हमारा फैक्टर नंबर 10 रहता है इसको एक्टिवेट कर देता है। इतनी आपको सी चीजें समझनी है। ये हमारा होता है इंट्रिंसिक पाथवे में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको देख के यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, थ्रोम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। थ्रोम्बिनेज एंजाइम में कैसे आपको समझना है, यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा फैक्टर नंबर 12 जो था हमारा किसको एक्टिवेट कर देता है, 11 को एक्टिवेट कर देता है। अब 11 किसको एक्टिवेट कर देता है, 10 को एक्टिवेट कर देता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि एक एंजाइम हमारी आएगी और हमारा फैक्टर नंबर 5, ठीक है, फैक्टर नंबर हमारा 5 आएगा और हमारा यहाँ पे रहेगा कैल्शियम आयन रहेंगे। अब ये क्या करेंगे, फैक्टर नंबर जो 10 है उसको क्या कर देते हैं,
मतलब कि ये क्या कर देता है, एक एंजाइम रहती है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन होता है एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने नीचे बताया था अभी आपको, ठीक है, ये चीजें आपको समझ लेती हैं। फिर देखिए दूसरा आता है हमारा एक्सटेंसिव पाथवे। एक्सटेंसिव पाथवे मैंने बोला तब स्टार्ट होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये हमारे मतलब कि इसमें जब टिश्यू तक ही डैमेज रहते हैं, मतलब कि आउटसाइड में जब कट लगे रहते हैं, बाहर कट लगे रहते हैं, तो तब हमारा क्या स्टार्ट होता है, एक्सटेंसिव पाथवे हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो टिश्यू हैं, ठीक है, जैसे ही हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं ये रिलीज करते हैं एक तरीके की प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर नंबर 3 बोलते हैं। अब इस फैक्टर नंबर 3 का नाम होता है टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं इसको, या टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इसको बोलते हैं। तैसे ही हमारा ए हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत हमारा फैक्टर नंबर 7, मैंने बोला था कि 7 किस में कन्वर्ट होता है, 7A में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हो जाएगा। अब ए क्या करेगा, फैक्टर नंबर 7 किसको एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देगा। किसके प्रेजेंस में, हमारे जो कैल्शियम आयन होते हैं उसके प्रेजेंस में एक्टिवेट कर देता है। अब ए हमारा जो फैक्टर नंबर 10 है ये हमारा फैक्टर नंबर 5 के साथ मिलके ये क्या कर देता है, हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। जिस तरीके से इसमें हुआ था उसी तरीके से इसमें होगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे में मैंने बोला था कि जो हमारा 10A था दोनों में 10A में कन्वर्ट हो रहे थे, दोनों वाले में, ठीक है, 10A में। फिर इसके बाद क्या होता था कि हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता था, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता था। अब ये हमारा थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता था, हमारे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे कॉमन पाथवे में लिखा गया है। इसमें लिखा गया इन दिस पाथवे प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, मतलब कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है ये हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है कि जो हमारा थ्रोम्बिन होता है, हमारा थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा फाइब्रिनोजन जो होता है आगे चल के हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही फाइब्रिन क्या कर देता है, क्लॉट बनाने का काम करता है। क्लॉट मतलब कि जो ब्लड का थक्का जम रहा है, जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ पे हमारा जमने का काम होता है, जिसके वजह से हमारी ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं पूरी आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि जैसे ही हमें कट लगता है, जैसे ही हमें चोट लगा तुरंत हमारा यहाँ से प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, हमारा जो फैक्टर नंबर 12 होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे हमारा 12 नंबर फैक्टर एक्टिवेट होगा तुरंत क्या होगा कि जो हमारा फैक्टर नंबर 11 है यह क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हमारा 11 फैक्टर नंबर एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट कर देगा। अब हमारा फैक्टर नंबर 9 क्या कर देता है, फैक्टर नंबर जो 10 होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। ये आपने पढ़ा इंट्रिंसिक वाले में। अब देखिए एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जब हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि आउटसाइड कट लगते हैं, तुरंत हमारे जो फैक्टर नंबर 7 होते हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ए फॉर हो गया एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे ये क्या करेगा, जो हमारा फैक्टर नंबर 10 होता है उसको भी एक्टिवेट कर देगा। तो दोनों चीजों में देख सकते हैं फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट फॉर्म में आ गया। अब इसको बोल देते हैं हम कॉमन पाथवे बोल देते हैं। अब कॉमन पाथवे में क्या होता है कि जो हमारा रहता है, एक रहता है थ्रोम्बिनेज एंजाइम रहता है। थ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है कि जो हमारे प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं, PRO मैंने लिख दिया है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये हमारा थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिनोजन। फिर ये हमारा फाइब्रिनोजन जो होता है कन्वर्ट किस में हो जाता है, फाइब्रिन में हो जाता है। और यही फाइब्रिन क्या करता है, हमारे ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये हमारा हो गया ये इंट्रिंसिक हो गया, ये एक्सट्रिंसिक हो गया, और ये हमारा पूरा इतना हो गया कॉमन पाथवे हो गया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और इस चार्ट को आसानी से लिख लीजिएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, उस तरीके से भी आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।